हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीविजन पर। नाउ आज में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम आपको एग्रोनॉमी के बारे में बता दें। तो एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो एग्रोनॉमी हो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एग्रोज एंड दूसरा है नोमोज। एग्रोज मीन्स होता है हमारा फील्ड एंड नोमोज मीन्स होता है कि मैनेजमेंट या टू मैनेज। तो इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी डील्स विथ साइंटिफिक फैक्ट इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट इन विच क्रॉप आर प्रोड्यूस। जो एनवायरनमेंट के फैक्टर के साथ में क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन जो दी गई आपको हर किताब में लगभग डिफिनेशन मिलेगी। इट इज़ डिफाइंड एज एग्रीकल्चर साइंस डील विथ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। जो ये क्या है, एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत इसको डील्स क्या किया जाता है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। जो फसलों के जो सिद्धांत हैं और उनके जो प्रैक्टिसेस हैं जो कार्य किए जाते हैं उनके बारे में हम क्रॉप प्रोडक्शन और फील्ड मैनेजमेंट में अध्ययन कर लेते हैं एग्रोनॉमी के अंतर्गत। फिर यहाँ पर दूसरी डिफिनेशन दी गई है कि एग्रोनॉमी डील्स विथ डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। जो हमारे फील्ड पर जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्या हुआ कि टिलेज करते हैं, सीडिंग न्यूट्रिएंट डालते हैं, उसका कल्चर को जैसे कल्चर में क्या करते हैं, कल्चर प्रैक्टिस में कि उसकी निराई उड़ाई करते हैं, इन सब के बारे में कहा गया है। कि देखिए यहाँ पे एग्रोनॉमी डील्स विद डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक टिलेज, सीड एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सीड और न्यूट्रिएंट का, वाटर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वीट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, और यहाँ पे जैसे दिया गया स्टोरेज और मार्केटिंग, ये सब किसके अंतर्गत करते हैं, एग्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। डील्स किसके साथ होता है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत डील्स होगा। ठीक है, और ये जो थर्ड डिफिनेशन है यहाँ पे, एग्रोनॉमी इज एन आर्ट, साइंस एंड ए बिजनेस। क्योंकि एग्रोनॉमी वो आर्ट भी है, साइंस भी है और क्या बिजनेस भी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि अगर जो एग्रोनॉमी साइंस है तो साइंस कैसे बनेंगे साइंस। तो यहाँ पे दिया गया है कि एग्रोनॉमी इज ए साइंस बिकॉज क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत हैं वो उन सिद्धांतों का पालन किया जाता है एग्रोनॉमी, इसलिए इसको क्या कहते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल आर फ्रीली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी क्रॉप। जो अच्छी फसलों के लिए क्या होता है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, साइंस बोला गया। अब यहाँ पे देखिए एग्रोनॉमी इज ए बिजनेस कैसे हुआ उसके बारे में देखिए। यहाँ पे दिया गया है बिकॉज स्मॉल और मार्जिनल फार्मर टेक क्रॉप प्रोडक्शन एंड सब्सिस्टेंस लेवल। जो सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब है कि जो निर्वाह के लिए होता है, जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी होती है जो अपने उपयोग के लिए उगाया जाता है। ठीक है, बट प्रोग्रेसिव यहाँ पे दिया गया है, बट प्रोग्रेसिव एंड लार्ज फार्मर कंसीडर। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए थे, लेकिन यहाँ पे दिया गया बट प्रोग्रेसिव एंड लार्ज फार्मर कंसीडर इट टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। जो लार्ज फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन लेते हैं एज वेल एज प्रॉफिट के साथ। यहाँ पे दिया गया एज वेल एज प्रॉफिट, तो क्या होता है, जो लार्ज फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट के साथ प्रोडक्शन करते हैं। फिर यहाँ पे जो दिया गया है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कई बार आप लोग सुने होंगे, आप लोगों को पता भी होगा जहाँ तक है, पिट्रो डी क्रेसेंजी इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी। और अब यहाँ पे हम आपको इसकी एक और पार्ट के बारे में बता रहे हैं, एग्रो मतलब ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्रो में किसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि एग्रो इज ए ब्रांच ऑफ, क्या कहा गया है कि जो एग्रो है वो एग्रोनॉमी का पार्ट नहीं है। इसमें देखिए लिखा गया साफ साफ कि जो एग्रो है वो क्या है, साइंस। एग्रोस्टोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रासेस। इसमें क्या करते हैं, ग्रासेस की स्टडी करते हैं। और क्या फिर कहा गया है, देयर क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, और मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन, उसका मैनेजमेंट और उसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। जो ग्रासेस हैं जैसे फॉडर के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में हम एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे दिया गया है क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है इसमें क्या है, इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ इन्वायरमेंट इनपुट लाइक सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट इनटू इकोनॉमिक प्रोडक्शन। जो भी हमें नेचर से प्राप्त हैं या इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ हमें स्रोत प्राप्त हैं, जैसे कहा गया है कि इनपुट हो गया सोलर एनर्जी हो गई, सूर्य की रोशनी जो हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब जो हमें इन्वायरमेंट से मिली हुई है नेचर से फ्री में, उनका हम इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स में कैसे प्रयोग करेंगे और
कैसे उसका प्रयोग करके हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ पे दिया गया है इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन और एनिमल फूड एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए कैसे उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये लिखा गया है एनिमल फूड एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जो इन सब का प्रयोग है सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो इन्वायरमेंट प्रोडक्ट हैं, इनका हम प्रयोग करके क्या करते हैं, फूड और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का उत्पादन करते हैं। उसको उसमें क्या, उसको किसके अंतर्गत करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, फिर नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा गया सीजन फॉर राइजिंग ईच क्रॉप टू हैज़ टू बी सिलेक्टेड एज ऑटम हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम अवेलेबल क्लाइमेट रिसोर्स, मतलब कि जहाँ पे सीज़न अच्छे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। और जहाँ पे देखिए ऑब्टेन हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम अवेलेबल क्लाइमेट रिसोर्स, जहाँ पे क्लाइमेट के सभी रिसोर्स उपलब्ध होते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। ठीक है, और नेक्स्ट इज पॉइंट यहाँ पे होमो इरेक्टस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1.5 मिलियन ईयर्स पहले आए थे। फिर यहाँ पे आपको इंडिया, यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट जो आपको दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। कहा गया इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज़ राइस, जो इंडिया है, इंडिया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वो क्या है, वो राइस का है। तो राइस का है तो, लेकिन यहाँ पे फिर आगे देखिए लिखा गया द स्टेबल फूड ऑफ क्रॉप एंड मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, मतलब कि जो इंडिया है, इंडिया का जो स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पूरे उसमें का, उसके लिए लिया जाता है। स्टेपल फूड में जो इंडिया का है वो क्या है, वो वहाँ पे राइस है, सबसे ज़्यादा क्या होता है भारत में, राइस होता है। पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड का जो स्टेपल फूड है वो क्या है, वो हमारा व्हीट होगा। और यहाँ पे देखिए ईस्ट एशिया, एशिया में क्या आता है, इंडिया भी आता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एशिया के अंतर्गत इंडिया भी आता है, तो इसलिए इसका ईस्ट एशिया और एशिया साउथ एशिया, इसका सबका क्या होगा, स्टेपल फूड राइस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंट है शुगर केन नंबर ऑफ लेग्यूम्स, जो ये नंबर ऑफ लेग्यूम्स दिया गया है, तो यहाँ पे ये नहीं कि सारी सारी लेग्यूम्स आ गई, नहीं नहीं, कुछ लेग्यूम्स होंगे जो, एंड ट्रॉपिकल फ्रूट इसका क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं उनके बारे में। तो जो इसमें से ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं उसका मैक्सिमम, मतलब ये नहीं 100%, लाइक मैंगो और नेटिव ऑफ इंडिया जो मैक्सिमम है, उनका क्या है, जो जन्म स्थान पूछा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जन्म स्थान कहाँ पे है, वो इंडिया में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इस पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया गया है इंडियन एग्रीकल्चर इज़ प्रीडोमिनेटली ऑफ सब्सिस्टेंस, जो इंडियन जो भारतीय कृषि है वो क्या है, मुख्यतः वो सब्सिस्टेंस प्रकार की, सब्सिस्टेंस टाइप की खेती है, मतलब सब्सिस्टेंस मतलब निर्वाह, जिसको बोलते हैं निर्वाह, मतलब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या भी बिजनेस वाले में पढ़े थे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए क्या है यहाँ की जो फार्मिंग है वो क्या है, सब्सिस्टेंस प्रकार की है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, सब्सिस्टेंस हो गया। फिर हमारा यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रांसिस बेकन ने स्टार्ट किया था प्लांट के ऊपर, कुछ बातें बताई हैं उसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रांस बेकन स्टार्टेड दैट वाटर वाज द प्रिंसिपल नरिशमेंट फॉर प्लांट, जो प्लांट का नरिशमेंट होता है, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, ये देखिए यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल लिखा कि प्रिंसिपल जो था सिद्धांत में, नरिशमेंट फॉर प्लांट का नरिशमेंट कैसे होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था। एंड ये ग्लोबर ने क्या कहा, उसी प्लांट का इन्होंने रिसर्च किया, बोला ग्लोबर क्लाइम्ड दैट प्लांट नीडेड ओनली, इन्होंने कहा कि जो प्लांट होता है उनको केवल साल्टपेटर की आवश्यकता होती है टू ग्रो, मतलब बढ़ने के लिए पोटेशियम और नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। साल्टपेटर को उन्होंने क्या बोला था, पोटेशियम और नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। और जेथरो टूल से आप लोग तो काफ़ी परिचित ही होंगे, उसमें क्या आप यहाँ पे देखिए जेथरो टूल ने बोला, जेथरो टूल सजेस्टेड दैट प्लांट रूट डायरेक्टली एब्जॉर्ब क्या है, सॉइल पार्टिकल, जो प्लांट रूट हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं किसके थ्रू, जो नरिशमेंट करते हैं वो अपना वो किसके थ्रू करते हैं, वो नरिशमेंट करेंगे सॉइल पार्टिकल के थ्रू। और यहाँ पे देखिए नाउ नेक्स्ट इज दिया गया है कि द टूल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन कल्चर प्रैक्टिस डेवलप्ड सीड ड्रिल, उन्होंने कल्चर प्रैक्टिस के जो कृषि की मतलब खेती करे कल्चर प्रैक्टिसेस किए, उसमें भूमि को जोताई के लिए उन्होंने क्या किया कि सीड ड्रिल को डेवलप किया, एंड हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर, जो हॉर्स ड्रॉन मतलब हॉर्स घोड़े से खींचे जाने वाले कल्टीवेटर का प्रयोग किया था इन्होंने कल्चर प्रैक्टिसेस में अपने। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा, कई बार पूछा भी गया है पेपर में, कैटेगरी रिटर्न में भी पूछा जाता है, और जो एमएससी एंट्रेंस होता है उसमें भी पूछा गया है। जेथरो टूल पब्लिश्ड ए बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री है ये इन्होंने जेथरो टूल ने लिखा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज़ दिया गया है, ये ह्यूमस के बारे में बताया गया है, ये कोई नहीं, रिगार्डेड सॉइल ह्यूमस एज द सोर्स ऑफ कार्बन फॉर प्लांट में जो ह्यूमस होता है वो कार्बन सोर्स ऑफ कार्बन प्लांट के लिए जो होता है वो कार्बन का काम करता है। इसे यहाँ पे इसकी जो थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ ह्यूमस फार्मुलेटेड इन किस ईयर में आई थी, ह्यूमस की जो थ्योरी थी वो आई थी हमारी
18 एक सेकेंड, यहाँ पे 1809 में आई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप देखिए लिखा गया है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इसमें से ये पॉइंट। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या है, देखिए कि जो ब्रिजेरिंग जो थे, इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था किसको, राइजोबियम को, एजोक्टोबैक्टर को और एजोस्पाइरलम को। ये क्या है, ये सब राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, जो एजोक्टोबैक्टर क्या है, ये भी बैक्टीरिया है, एजोस्पाइरलम को क्या है, ये सब इसको आइसोलेट किया था। मतलब कि प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे, बीएससी में करेंगे तो आप लोगों को पता हो, आइसोलेट किया जाता है इनको, किसी स्लाइड पे इसको रख के उसको उसी पे देखा जाता है, स्लाइड पे उसी आइसोलेट किया जाता है उसमें। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया, ग्रेगर्स और मेंडल डिस्कवर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी, ये तो आप लोगों को पता होगा, 1866, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये हमारा डीडीटी वाला, आपको हम बता दें, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो डीडीटी वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड, संश्लेषित किया गया था, कब किया गया था, जो हमारा डीडीटी था वो 1874 में किसके द्वारा किया गया था, वो पाउल मिलर जो थे, पाउल मिलर ने डीडीटी को सिंथेसिस किया था, संश्लेषित किया था, ठीक है। फिर होलेयर जो है फर्स्ट सिंथेसाइज्ड यूरिया इन 1928, यूरिया को कौन सिंथेसाइज किया था, तो हमारा ये थे क्या थे, होलेयर थे। होलेयर जो थे वो क्या कहते हैं, यूरिया को सिंथेसाइज किए थे कितने सन में, 1928 में। और ये आप लोगों को तो पता ही होगा। 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज स्टार्टेड, पूसा बिहार। फिर ये शिफ्ट कब हुआ था, आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए वैसे, शिफ्ट कब किया गया था, शिफ्ट यहाँ पे देखिए, जो ये शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1912 में हुई थी। शुगर कैन वाज द एस्टेब्लिश्ड इन कोयम्बटूर एज ए ब्रांच ऑफ एम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू में हुआ था इसका। सेवरल एग्रीकल्चर कॉलेज एंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन वाज स्टार्टेड इन 1929, सेवरल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं आफ्टर द अर्थक्वेक, यहाँ पे देखिए ये जो हम बोल रहे थे कि इसको शिफ्ट कब किया गया था, यहाँ पे दिया गया था कि जो अर्थक्वेक कब आया था 1936 में, तो जो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था इसको क्या कर दिया गया था, इसको शिफ्ट कर दिया गया था, शिफ्टेड फ्रॉम पूसा टू दलही, ठीक है। और इसी समय इसको क्या जब इसको यहाँ से शिफ्ट किया गया था तब इसका इंडियन एग्रीकल्चर रखा गया था नाम, इंपीरियल को हटा के। फिर यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वेर स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1964 ऑन वर्ड इन डिफरेंट स्टेज। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की जो शुरुआत हुई थी वो क्या हुई थी, 1964 से शुरुआत हो गई थी, स्टेट वाइज डिफरेंट स्टेज में, स्टेट्स में मतलब राज्यों में। उससे पहले क्या था, केवल पहली यूनिवर्सिटी क्या थी, पंतनगर, जीबी पंत जिसको बोलते हैं, वो कब हुआ था, वो 60 में हुआ था, 1960 में। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट, रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट का क्या रोल है। तो एग्रोनॉमिस्ट का जो रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एग्रोनॉमिस्ट एम एट ऑब्टेन मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका रोल है वो क्या है कि जो लागत है, क्रॉप की जो लागत आए वो कम से कम हो और जो प्रोडक्शन हो वो क्या हो, अधिक से अधिक हो। एग्रोनॉमिस्ट का क्या होता है, उद्देश्य होता है। नाउ सेकंड यहाँ पे देखिए, सेकंड दिया गया एग्रोनॉमिस्ट इज ए कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर टू मीट द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार, मीट टू नीड, कंसर्न टू मीट टू नीड टू प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर, जितनी पॉपुलेशन की आवश्यकता उतना फूड एंड फाइबर का उत्पादन कराए मतलब, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट इसमें है, तीसरा जो एग्रोनॉमिस्ट का जो काम है वो क्या है कि जो एग्रोनॉमिस्ट होता है, एग्रोनॉमिस्ट इज ए की पर्सन, मतलब ये हर समस्या का एक की हो, चाबी, जैसे ताला खोलने के लिए चाबी, तो उसी की पर्सन होता है एग्रोनॉमिस्ट, वर्किंग विथ नॉलेज के साथ एंड ऑफ द ऑल एग्रीकल्चर डिसिप्लिन्स, जो उसके अंतर्गत जो होती हैं, जो जितनी एग्रीकल्चर की डिसिप्लिन होती है सब होना चाहिए। एट कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब दूसरों के साथ, मतलब सहभागिता कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटर तो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के साथ वो मिलकर इस पर क्या करता है कि वो कार्य करता है प्रोडक्शन के लिए। थैंक यू।